Good morning, study time only. Today is Thursday, 6 August 2020 and we are going to discuss the Hindu analysis. तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार फटाफट नज़र मार लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला न्यूज़ निकल के आ रही है, मॉडर्न सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर मोदी। तो ये जनरल सी है और आप लोगों ने ये कल तो पढ़ा ही होगा और देखा ही होगा, ये तो इस बताने की जरूरत तो है नहीं ऐसा कुछ खास इसके अंदर। तो अयोध्या के अंदर जो कुछ भी हुआ तो आप सबको तो पता ही होगा, सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में ही चल रही हैं। आगे चलते हैं, हम देखेंगे क्या निकल के आए। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ निकल के आई है, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेस्ट ऑन यमुना रिवर एनजीटी वॉन्स ऑन पेनल्टी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये किस एक्ट के तहत बना था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मैं आपको चलो यहीं पे बता देता हूँ। एनजीटी जो है इस्टेब्लिश किया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के तहत, तो ये आपको याद रखना है। साथ में अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये क्या करती है ये बॉडी जो है, अगर कहीं पॉल्यूशन हो रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम से समझ में आ रहा होगा, नेशनल एक ये बॉडी है, नेशनल लेवल की बॉडी है, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब एक तरीके से कहीं पे भी पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से किया जा रहा है, तो वहाँ पे जाके वार्न करती है या फिर वहाँ पे जाके एक्शन लेती है, पेनल्टीज़ वगैरह लगा सकती है, सज़ा का प्रावधान दे सकती है। तो ये ट्रिब्यूनल है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल के अंदर ट्रिब्यूनल मेंशन है? तो ये आपको बताना है, आर्टिकल जो है कमेंट सेक्शन में बताना है किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। चलिए बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। 300 की लाइन में वो आर्टिकल है, तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो उस आर्टिकल को जाइए, पहले देखिए। दो ट्रिब्यूनल के बारे में बात की गई है, छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक है अदर ट्रिब्यूनल। तो दोनों ट्रिब्यूनल के बारे में आपको बताना है किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। इस तरीके से चीज़ें को आप पढ़ते हुए चलेंगे। कोई भी अगर एक चीज़ निकल के आ रही है तो उसका पीछे का बैकग्राउंड आप उसका निकालेंगे कि क्या ट्रिब्यूनल कहाँ पर मेंशन है, किस तरीके से मेंशन है, ये ट्रिब्यूनल किस एक्ट के तहत बना था, ये कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्ट्रक्चररी बॉडी है या ये नॉन स्ट्रक्चररी बॉडी है, तो ये हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, द अर्बन माइग्रेंट एंड द रिचुअल टग ऑफ होम। तो इसमें कुछ ऐसा खास आर्टिकल नहीं है, फिर भी हम इसको देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ से अर्बन टू रूरल, जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन फैक्टर निकल के आता है, क्या फैक्टर है और क्या कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मे बी क्वेश्चन इसके ऊपर मेन से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। साथ में देखिए बेयरूट बैटर्ड, इसको इसके बारे में भी आप लोगों ने अभी तक सुन लिया होगा, काफ़ी बड़ा धमाका एक तरीके से बहुत बड़ा जो हुआ है, जिसमें लगभग 135 पीपल जो है किल हुए हैं और 4000 पीपल जो है इसमें घायल हुए हैं। तो ये क्या है, टेररिस्ट अटैक है, कैसा क्या है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एक इसका सेपरेट सेशन में बनाऊंगा तो वो लेके आऊँगा, जहाँ पे हम एक एक डिटेल डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या था इसके अंदर, कितना सारी चीज़ें कहाँ पे है, इसकी लोकेशन डिस्कस करेंगे। हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछ लिया जाए लेबनान कहाँ पे है, ये ब्लास्ट कहाँ पे हुआ, बेरिएट कहाँ पे है, क्यों हुआ, किसके द्वारा किया गया है, कैसा क्या हुआ, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो सेपरेट सेशन जरूर से आप देखिएगा। साथ में अगर अब मैं बात करता हूँ टेकिंग न्यूक्लियर वर्नेबिलिटी सीरियसली, यहाँ पे न्यूक्लियर की बात की गई है, न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी की बात की। देखिए एनपीटी जो ट्रीटी है हमारी, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसके रिसेंटली जो है इस साल जो है 50 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो मे बी ऐसा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी इस तरीके से देखा गया है कि किसी की एनिवर्सरी होती है, 50 ईयर्स पूरे होते हैं या 100 ईयर्स पूरे होते हैं, तो उसके ऊपर 101% जो है क्वेश्चन राइज होता है। इसलिए इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। हम ये आर्टिकल को देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, कब इसको साइन की गई थी, कब क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो वो एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू पे फॉर द स्टिमुलस।
अब जो स्टिमुलस पैकेज है उसका किस तरीके से पे किया जाएगा। कोविड-19 की वजह से खर्चा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि खर्चा तो बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम रेवेन्यू घट रहा है। रेवेन्यू मतलब हम आमदनी तो हो नहीं रही है, वही वाली बात हो गई ना, खर्चा अठन्नी और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो वही वाली बात हो गई कि तो यहाँ पर रेवेन्यू नहीं हो पा रही लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से अब वे फॉरवर्ड रखना चाहिए हमें, क्या अब निकाल के लाएंगे, सॉल्यूशन क्या है, वो चीज़ हम देखेंगे। देन आफ्टर दैट अगर हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी न्यूज़ है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री डिसाइडेड ऑन डिसीजन टू क्लोज एलजी प्लांट। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे रोक दिया कि एलजी प्लांट को क्लोज नहीं किया जाएगा। आप सभी लोगों को पता होगा विशाखापट्टनम के अंदर ये एलजी पॉलीमर प्लांट जो है सेटअप किया गया था। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया है EIA टॉपिक के ऊपर, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि हमारे दूसरे चैनल के अंदर है। तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो अगर वहाँ पे अगर आप जाना चाहें, उसे देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। डिटेल में एनालिसिस है, मैंने आर्टिकल्स भी सारी चीज़ें मेंशन की हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स निकाले हैं, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। डॉक्यूमेंट असेस विद RTI सो सेक्शन 5 होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए इस फैक्ट्री को इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली थी, याद रखना है आपको, इस फैक्ट्री को इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली थी। तो फिर भी ये चल रहा था। अब देखिए ये क्या निकल के आता है, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EIA सेंटर रेस्टोरेंट्स फ्रॉम द पब्लिशिंग द फाइनल नोटिफिकेशन। देखिए ये तो अभी मैंने डिस्कस किया ही हुआ है EIA के बारे में, तो ज़रूर आप जाइएगा, इसको देखिएगा। EIA काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी राइज हो सकता है। और कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक जनरल एक सिटीजन होने के नाते भी आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। क्या है EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का 2020 का ड्राफ्ट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से नेगेटिव चीज़ें हैं, कौन कौन सी फ्लॉज है, कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो ज़रूर जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ज़रूर दे रखी है, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले डिस्कशन को अपने। देखिए पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है अर्बन माइग्रेशन। अब क्या हो रहा है कि रूरल से अर्बन की ओर जो माइग्रेशन होता है उसके मेनली दो फैक्टर होते हैं, एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। ये मैं डायरेक्टली NCERT से उठा के बता रहा हूँ आपको, NCERT के अंदर डायरेक्टली मेंशन है, और आंसर राइटिंग जब भी आप करेंगे तो डायरेक्टली ये मेंशन करके आएंगे। साथ में ही प्री के अंदर भी पुश और पुल फैक्टर के अंदर जो है क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं देखिए वही चीज़ें निकाल रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली पूछा गया था, ये में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। रूरल से अर्बन की और जो है पुल या पुश फैक्टर। अब मैं आपको पुल और पुश फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। पुल फैक्टर ऐसा होता है कि सपोज अगर आप गाँव में रह रहे हैं, लेकिन आपको दूसरा गांव या शहर की चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, कि देखिए वहाँ पर कितना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ पर कितना अच्छा खाने को मिलता है, वहाँ पर कितना अच्छा रहने को मिलता है, घर कितने अच्छे हैं, और वहाँ पे मतलब गरीबी नहीं है, अमीरी है, इस तरीके से मतलब आदमी जो भी जाता है उसको जॉब तो मिल ही जाती। ये जो हो जाता है पुल फैक्टर, कि आपको वहाँ की चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप इसलिए वहाँ पे माइग्रेट करके जा रहे हैं। सेकंड एक होता है कि आप सपोज एक एग्जांपल और भी दे दूं कि आप यहाँ पे रह रहे हैं या फिर कोई भी आपको बड़ी सिटी, आप USA वगैरह की लाइफस्टाइल आपको अच्छी लग रही है, वहाँ की चीज़ों को सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, तो आप वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो इसलिए आप जा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रही है इसलिए आप जा रहे हैं, तो वो है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है कि सपोज आपको यहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, सपोज जहाँ पे भी आप गांव में रह रहे हो वहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं, वहाँ पे रोड अच्छी नहीं है, पानी गिर जाता है तो घर के अंदर पानी भर आता है, और खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी क्या वहाँ पे खाने के लिए मतलब व्यवस्था नहीं है, या छोटी छोटी चीज़ों की पूरी कोई व्यवस्था नहीं है, दुकानें नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, पुश फैक्टर हो जाता है कि आपको ना पढ़ाई मिल पा रही है अच्छी तरीके से, एजुकेशन अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही है, ना आपको हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल पा रही है अच्छी तरीके से, तो कोई भी आपको सुविधा जो है नहीं मिल पा रही, इसलिए आप माइग्रेट करके जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पुश फैक्टर। क्लियर हो गया। तो अभी तक देखा गया था कि रूरल से अर्बन के ऊपर जो माइग्रेशन होता था वो मेनली किस पर्पज से होता था, पुश एंड पुल फैक्टर की वजह से होता था। लेकिन अभी अर्बन से वापस जो है माइग्रेशन हो रहा है रूरल की ओर, तो वो किस वजह से हुआ है, कोविड-19 की वजह से। याद रखना है आपको, ये कोविड-19 डिसीज़ की वजह से ये माइग्रेशन हुआ है।
अब हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, जिससे कि 93% ऑफ हर इकोनॉमी इनफॉर्मल। अब हमारी जो इकोनॉमी है उसका 93% क्या है, इनफॉर्मल है। टग ऑफ होम फैमिली इज मच स्ट्रॉन्गर फॉर माइग्रेट वर्कर देन इंडस्ट्रियल ग्लू। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बात करते हैं कि हम कि जो भी माइग्रेंट वर्कर जो हैं, जो भी वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं, वो पूरे साल भर काम नहीं करते। कुछ टाइम वो क्या है कि काम करते हैं, उसके बाद फिर कुछ टाइम उसको निकाल दिया जाता है। तो उनके लिए ये एक नॉर्मल सी चीज़ है उनकी बन गई कि चलो ठीक है, अभी कोविड-19 चल रहा है तो चलो घर ही घूम के आ जाते हैं, घर में ही रह के आ जाते हैं। तो वो इस तरीके से बाद में ले लेंगे, तो उनको जॉब से ऐसा कुछ खास नहीं, उनको जॉब तो मिल ही जाएगी और छोटी मोटी उनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है सबसे बड़ी। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बात की जा रही है कि हमें आज ज़रूरत है कि उनके लिए जॉब की सिक्योरिटी एक मेंटेन करके रखें। कम से कम आप वे फॉरवर्ड में ऐसा रख सकते हैं कि एक ऐसा कार्ड बनना चाहिए, ऐसी चीज़ें बननी चाहिए हर एक इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। उनके जो भी उनका काम है उसके अनुसार, जैसे कोई अगर चौकीदारी कर रहा है या कोई अगर जैसे कि बाल की कटिंग कर रहा है या कुछ भी इस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, तो वहाँ पे उनका एक कार्ड बनना चाहिए कि यार हाँ ये इनका ये पैसा है, इनका ये है। तो उन्हें उस तरीके की जॉब में ज़रूर कहीं भी देख के ही मिल जाए कि यार इनको एक्सपीरियंस है, इनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। उसका भी एक ज़रूरत है कि हमें एक्सपीरियंस कार्ड इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बना के देनी चाहिए, जिससे आगे उनके ये व्यवस्थित तौर में आगे वो वर्क कर सके। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही हैं। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटीज। यहाँ पे हम बात करेंगे टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटीज। अब देखिए क्या हुआ था, मैं आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। आज के दिन 6 अगस्त 1945 की बात हुई है, 6 अगस्त 1945। अब देखिए ईयर तो कुछ और है लेकिन डेट आज की ही है, 6 अगस्त 1945। यूएस ड्रॉप्ड एन एटॉमिक बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा। 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा में एटॉमिक बम फेंका गया था। ठीक है, न्यूक्लियर बम नहीं था, एटॉमिक बम था, आपको समझना है। 6 अगस्त 1945 को एटॉमिक बम फेंका गया था हिरोशिमा में, जिसके 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त को फिर से एक बम जो है ड्रॉप किया जाता है नागासाकी में, जिसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लाखों लोगों की मौत होती है। वो लोग प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज निकल के आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती हैं। अब इसमें जो एक टर्म है वो आपको याद रखना है, वो है ब्लैक रेन। ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं, सपोज जो इसमें बॉम्ब गिराया गया था और डेब्रिस वगैरह जो मलबा जो है इकट्ठा हो गया, फिर वो क्या हो गया, पानी के साथ ऊपर उठेगा। ठीक है, छोटे छोटे उसके जो कण हैं रेडियो एक्टिव वगैरह, फिर वो जाके ऊपर जो है ब्लैक कलर का क्लाउड फॉर्म कर लेंगे। अब जब वो क्लाउड फॉर्म कर लेंगे, लेकिन वो रेडियो एक्टिव मटेरियल और छोटे छोटे डेब्रिस वगैरह जो हैं, जो भी पार्टिकल्स है वो भी ऊपर साथ में चले गए। अब वो हैवी होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे की तरफ आएंगे। और जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो रेन बन के आएंगे। तो उसकी वजह से वो हम क्या कहते हैं, ब्लैक रेन। जो पानी होगा वो काले कलर का होगा, उसके अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी मौजूद रहेंगे, तो उसे ही हम कहते हैं ब्लैक रेन। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं और उसको देखने को मिला है सालों साल तक। तो यही सारी चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी। अब इसके अंदर ओवर द 1,26,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन बिल्ड सिंस बिगनिंग। जब से न्यूक्लियर की जो एक तरीके से आप कह लीजिए स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अभी तक 1,26,000 न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं बनाए गए। आप सोच सकते हैं 1,26,000 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए हैं, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ 20,000 न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट भी किया गया है। टेस्टिंग कितने की हुई है, 20,000 की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसको आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी टाइम ओनली के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां हम सारी चीज़ों को शेयर कर दिया करते हैं। फिर वो पीडीएफ हो, पीपीटी हो, तो सारी चीज़ें शेयर हो जाती है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल में। तो वेरियस अदर इनिशिएटिव भी हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसे आप फॉलो करिए। जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं, तो उसको आप फॉलो जरूर करिएगा। अब देखिए एनपीटी की मैं बात करता हूँ, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, न्यूक्लियर ट्रीटी की। तो ये इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। अब क्योंकि 1967 में ट्रीटी साइन हुई थी,
तो इसके तहत बोला गया था कि एनपीटी जो है, जिनके पास पहले से न्यूक्लियर है, चलो ठीक है वो तो अलग कंट्रीज हैं, उनको उनकी न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्मामेंट नहीं किया जा रहा था कि उनको आप डिस्ट्रॉय कीजिए, लेकिन आगे जो न्यूक्लियर वेपन जो कंट्री हैं उनको मना किया जा रहा था कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया। कि इससे क्या क्रिएट हो जाएगा, इससे दो चीज़ें क्रिएट होंगी, क्या, एक हैव और एक हैव नॉट। तो ये दोनों चीज़ें क्रिएट ना हो, इस वजह से इंडिया ने यहाँ पर इसको साइन नहीं किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लिख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसको यूज किया जाएगा यूज एज ए डिटरेंस, उसको डिटरेंस के बेसिस में यूज किया जाएगा कि यार मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो हम एक दूसरे के ऊपर वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुमने किया तो हम भी कर सकते। जैसे चाइना के पास था, चाइना की वजह से हमने न्यूक्लियर वेपन तैयार किया और हमारी वजह से फिर पाकिस्तान ने तैयार किया, तो वो एक सीरीज जो है बनती चली गई। बैलेंस ऑफ डिटरेंस की बात की जा रही है कि जो डिटरेंस को बैलेंस किया जाएगा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, प्रमोट स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन वहीं पे एक स्टेटमेंट निकल के आते हैं जो आपको याद रखना है, और आप कहीं भी ये स्टेटमेंट अच्छे से पुटअप कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग के अंदर, और कहीं पे भी आप जहां चाहें वहां पे मेंशन कर सकते हैं। क्या, द गोल द विश, याद रखिएगा, ध्यान से में पढ़िए इसको, द गोल द विश really might be prevent a nuclear fight, but the operational plan had to be weak war. It is an illusion to think the nuclear war is impossible. ये सोचना कि न्यूक्लियर वॉर इम्पॉसिबल है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो ये सोचना कि न्यूक्लियर वॉर इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल ही एक इल्यूजन है, ये बिल्कुल एक तरीके का फ्लॉज है, आप सोचना गलत है आपका। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वॉर है, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को बना रहे हैं, तो जनरली आदमी सोचता है कि यार न्यूक्लियर जो है, इंसान जो है वो एक कमांडर के द्वारा कहा गया है, यूएस का एक कमांडर है उसके द्वारा कहा गया है कि हम तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि कल को अगर वॉर हो तो हम इसका यूज़ कर सके। तो देखिए इस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही, तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स को आप पढ़िए, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू पे फॉर स्टिमुलस, ग्रेटर पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज फिजिकल डेफिशिएंट। अब देखने को मिला है कोविड-19 की वजह से पब्लिक जो स्पेंडिंग है बहुत तेजी से बढ़ गई है, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ गई है, इंक्रीज फिजिकल डेफिशिएंट बढ़ गया है, रेवेन्यू बहुत तेजी से घट रहा है और एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि काम ठप है, काम सारे बंद हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ और जो ऑपरेशनल बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें बंद है, जिसकी वजह से रेवेन्यू तो नहीं बढ़ पा रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इसके लिए क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलाह दी, जैसे कि इशू डेब्ट टू पब्लिक, पब्लिक एक डेब्ट इशू कर दीजिए, पब्लिक से आप एक तरीके से पैसा ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सेकंड पॉइंट है बोरो फ्रॉम आरबीआई, मनी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी नोट छाप दीजिए, और वो इसे कहते हैं मनी फाइनेंसिंग कि आप नोट छाप दीजिए। लेकिन वो एक प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरीके से चीज़ों करते हैं कि आपने बहुत सारी नोटों को छाप दिया, तो क्या होगा कि एक बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि क्या कहते हैं उसको, निकल के आएगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लेशन निकल के आएगा, ठीक है, मुंह में शब्द नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन निकल के आएगा। तो मनी फाइनेंसिंग अगर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन निकल के आएगा, देखने को मिले जो मनी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखने को मिलेगा कि जो चीज़ें कल को 100 रुपये की मिल रही थी वही चीज़ें हो सकता है कि कल को 500 या 1000 रुपये की मिलना स्टार्ट हो जाए, तो उसका कोई ऐसा सेंस नहीं है। तो वही सारी चीज़ें बात की जा रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देन बोरो फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से आप बोरो कर सकते हैं। अब देखिए इसके कंसिक्वेंसेस को हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से बोरो करते हैं तो वहाँ पे वो हमेशा एक कंडीशन लगाता है, इशू ऑफ कंडीशनलिटीज, मतलब हमेशा ही देखने को मिला है। 1991 के टाइम पे भी हमने बोरो किया था, उस टाइम पे भी उसने कंडीशनलिटीज़ लगाई थी कि आप इस तरीके से चीज़ों करिए और अपने मार्केट को ओपन करिए, जो भी वो कंडीशन लगाता है तो वो कंडीशन लगाएगा।
और लोन लेना ऐसा तो नहीं, हमको ज़रूरत है आज के दिन की। देखिए आज एग्जैक्टली आज के दिन हमें ज़रूरत है, हमें कल की ज़रूरत है, हमें परसों ज़रूरत है, तो हमको ये डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी में ज़रूरत है। अब ये जो लोन लेने का प्रक्रिया है वो थोड़ा सा लंबा है। हो सकता है कि जब तक हम लोन ले, लोन हमारा सेंक्शन हो, तब तक ऐसा हो कोविड-19 की वैक्सीन बन के निकल के आ जाए और हमें सॉल्यूशन मिल जाए, तो कोई दिक्कत ही ना हो। तो वो सारी चीज़ें बात की जा रही, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। देन प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी लेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। लेकिन फिर बात की जा रही है कि इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब आपकी डिमांड और सप्लाई एक रेगुलर इकोनॉमी के तहत हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है काम कर रहा हो। लेकिन रेगुलर इकोनॉमी के तहत हमारा इंडियन इकोनॉमी काम नहीं कर रहा है। आज ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम ये चीज़ भी एक ऑप्शन उठा सकते हैं, ले सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर बात की जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव क्या करते हैं। आपका क्या सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या सजेशन ऐसे टॉपिक्स में देना चाहते हैं, तो जरूर से लिखिएगा। एलजी प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ, विशाखापट्टनम के एलजी प्लांट में एक गैस लीक हुई थी, स्टायरिन गैस जो है लीक हुई थी। इट डजेंट हैव इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला था इसको, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अभी रिसेंटली इसके कहा गया है कि वायलेशन कमेटी को आप अपनी रिपोर्ट भेजिए, और अगर वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे देती है तो आप आके काम करेंगे। अब देखिए जनरल सी चीज़ें, ये सोचने वाली बात है, वहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। अब जबकि आज का ऐसा क्राइसिस वाला टाइम चल रहा है, तो आप खुद सोचिए कि जब हमारे पास आज एम्प्लॉयमेंट की कमी है, आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, तो उस टाइम पे किसी भी इतनी बड़ी फैक्ट्रीज को बंद करना क्या सही होगा? हाँ, मानता हूँ कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस देते हैं उनका फ्लॉज है। उनको ये चीज़ सोचना चाहिए, देखना चाहिए सारी चीज़ों को, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने नहीं देखा। अगर आज ये बंद करते हैं तो बहुत लोग, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी जॉब छिन जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो वही सारी चीज़ें बात की जा रही हैं। तो ये तो एक्यूरेट है कि उनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस तो आसानी से मिल ही जाएगा। तो वो देखिए वायलेशन कमेटी के पास रिपोर्ट जाएगी, फिर वायलेशन कमेटी थोड़ा बहुत हो सकता है फाइन लगा दिया, फिर जो भी कर रहे हैं, और आगे इसको मूव कर दे, इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे दे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बात की जा रही थी। सभी आर्टिकल्स को, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक जो आर्टिकल्स रह गया था उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट सेशन पीपीटी के माध्यम से मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जहाँ मैं आपसे एक एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूँगा, सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करूँगा, जिससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो आज के आर्टिकल यहीं तक हमारा, और चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। बिफोर दैट लेक्चर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, और फटाफट लोगों पे शेयर कर दीजिए। जितना हो सकता है आपसे, जितना हो सकता है उतना शेयर करते रहिए, जिससे हम नई चीज़ें जरूर लेके आए आपके सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।